नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही वॉर की असली वजह। यूं तो रशिया दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में से एक है, तो फिर आखिर अपने से 10 गुना छोटे यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये मामला अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पास में हुए चंद वाकयात का समझना इंतहाई जरूरी है। आज से करीब 100 साल पहले तक यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, जब कि पूरा एरिया रोमनोव डायनेस्टी के अंदर था। 1900s में ही लोग अपने किंग से तंग आ गए थे और आखिरकार जब पानी सर के ऊपर चला गया तो 1970 में रशियन रेवोल्यूशन के चलते रोमनोव डायनेस्टी के रूल को खत्म कर दिया गया। अब इसके बाद नई गवर्नमेंट बनाने का टाइम था, लेकिन ये रशियन रेवोल्यूशनिस्ट आपस में ही लड़ गए, जिससे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी। उसके खत्म होने पर 1922 में रशिया और यूक्रेन समेत 13 अलग रिपब्लिक्स को मिलाकर सोवियत यूनियन बनाया गया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशल रिपब्लिक्स, मतलब यूएसएसआर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक यूएसएसआर बहुत पावरफुल हो गई थी। दुनिया के एक हिस्से में यूएसएसआर और दूसरे में वेस्टर्न पावर्स का होल्ड था। वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गई थी, लेकिन यूएसएसआर और वेस्ट के दरमियान कोल्ड वॉर चलती रही, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस थे, जिनमें से एक इनकी गवर्नमेंट सिस्टम था। यूएसएसआर में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वेस्ट में कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट। दोनों ही पावर्स अपना सिस्टम दुनिया पर नाफिज करना चाहती थी और ये मामला वक्त के साथ साथ सिंसियर होता चला गया, यहाँ तक कि दोनों ने अपनी मिलिट्री अलायंसेस को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। 1949 में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो बनाई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अगर नेटो में शामिल किसी भी कंट्री पर हमला हुआ तो सब उसका साथ देंगी। जब यूएसएसआर को नेटो की ताकत का अंदाजा हुआ तो उन्होंने भी आपस में एक ऐसा ही पैक्ट साइन किया, जिसका नाम था वॉरसो पैक्ट। 42 ईयर्स तक इन दोनों में यही कोल्ड वॉर चलती रही और फिर 1991 में यूक्रेन जैसी रिपब्लिक्स ने खुद को अलग करने की डिमांड कर दी, यानी 15 रिपब्लिक्स को मिलाकर बनने वाली सोवियत यूनियन अब 15 डिफरेंट कंट्रीज में बट गया और इसके साथ ही इनका बनाया हुआ वॉरसो पैक्ट भी खत्म हो गया। अब इन इंडिपेंडेंट कंट्रीज में अपनी मर्जी से फैसले लिए जा सकते थे। तो सबसे पहले उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और फिर रशिया, जो सोवियत यूनियन के वक्त में काफी मजबूत था, अब दुनिया को कमजोर लगने लगा था, जबकि वेस्टर्न पावर्स और मजबूत हो गई थी। 1999 में सोवियत यूनियन से आज़ादी पाने वाले 3 मुल्क हंगरी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 2004 में 7 और रिपब्लिक्स ने नेटो को ज्वाइन कर लिया। अब रशिया का बॉर्डर डायरेक्टली नेटो से कांटेक्ट में आ गया था और सिर्फ 3 ही कंट्रीज बची थीं जिन्होंने नेटो ज्वाइन नहीं किया था, बेलारूस, जॉर्जिया और यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन और जॉर्जिया भी नेटो में शामिल होना चाहती थी, जो कि रशिया को बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि फिर उसका ब्लैक सी का एक्सेस कभी भी रोका जा सकता था। यहाँ आपको बताते चलें कि यूएस और सऊदीया के बाद रशिया ऑयल और गैस का तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है, जो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई ब्लैक सी के थ्रू करता है और इसी वजह से रशिया इस डिसीजन को अपोज कर रहा था। फिर 2013 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने में भी इंटरेस्ट शो किया। इस वक्त यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको थे, जिनको रशिया का दोस्त और एक करप्ट आदमी कंसीडर किया जाता था। लिहाजा जब यूरोपियन यूनियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का टाइम आया तो पेट्रो ने रशिया से बेल आउट पैकेज के नाम पर भारी रकम ले ली और यूरोपियन यूनियन को मना कर दिया। लेकिन जब ये खबर मीडिया और न्यूज़ पर आई तो रशिया में हजारों प्रोटेस्टर्स सड़कों पर निकल आए ताकि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए। दिन ब दिन ये प्रेशर बढ़ता गया और आखिर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने अपने ही लोगों पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद प्रोटेस्टर्स और भी ज्यादा वॉयलेंट हो गए और मामला इस हद तक जा पहुंचा कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को रातों रात रशिया फरार होना पड़ा। इसे हम प्रोटेस्टर्स की जीत या पुतिन की हार भी कह सकते हैं, जिसके बाद उसने पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और सबसे पहले रशियन आर्मी ने ब्लैक सी में फैले हुए यूक्रेनियन कंट्रोल्ड पेनिनसुला पर कब्जा किया। इसके बाद यूक्रेन के बॉर्डर से लगे हुए 2 एरियाज डोनेस्क और लुहांस्क में सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते हुए कब्जा जमाया।
जिन्होंने इन दोनों रीजन्स को यूक्रेन से अलग करने की डिमांड भी कर डाली। पूरे 8 सालों तक इन दोनों रीजन्स में बहुत खूनरेजी हुई, जिसमें 14,000 जानें भी गईं और 20 लाख यूक्रेनियंस को ये एरिया खाली करना पड़ा। नवंबर 2021 में पुतिन के इरादे खुलकर सामने आ गए, जब सैटेलाइट की मदद से देखा गया कि लाखों रशियन ट्रूप्स का रुख यूक्रेन की तरफ कर दिया गया है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद पुतिन ने अपनी डिमांड्स रख दी। उसकी मेन डिमांड थी कि नेटो और ज्यादा एक्सपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि वापस उतना ही हो जाए जितना कि 1996 में था। पुतिन की ये डिमांड वेस्टर्न फोर्सेस ने फौरन रिजेक्ट कर दी और अपनी फोर्सेस को और ज्यादा बढ़ा दिया। 21 फरवरी 2022 को पुतिन ने लाइव आकर लुहांस्क और डोनेट्स्क को यूक्रेन से अलग एक्सेप्ट कर लिया और पीस कीपिंग के नाम पर अपनी मिलिट्री वहां उतार दी। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का वीडियो मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जंग में दोनों कंट्रीज के लोगों का नुकसान होगा और वेस्ट ने कहा कि हम किसी इंडिपेंडेंट कंट्री को नेटो में शामिल होने से नहीं रोक सकते। इस मामले के 2 दिनों के बाद 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, जिस पर पूरी दुनिया ने प्रोटेस्ट किया, यहाँ तक कि खुद रशियन लोगों ने भी। वेस्ट के सभी बड़े लीडर्स ने इस एक्शन को कंडेम किया और नेटो की फोर्सेस हिस्ट्री में पहली बार एक्शन में आ गईं और अमेरिका ने भी अपने ट्रूप्स यूरोपियन बॉर्डर्स पर भेज दिए। लेकिन कोई भी डायरेक्टली पुतिन से लड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर बहुत ज्यादा है। लिहाजा यूएस और बाकी दुनिया ने भी रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, जिससे रशियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जाए। मगर आज 8 महीनों बाद भी रशिया अपने डिसीजन पर फर्म है। अब आगे इस कहानी में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।